पीपल वर नॉट रियलाइजिंग प्रॉफिट। ऑन पेपर प्रॉफिट कई बार काफ़ी होता था, बट उनको रियलाइज मार्जिन कुछ नहीं आ रहा था। ऐसा ना हो कि हमारे सोल्यूशन इतना महंगा हो कि किसान अफोर्ड ना कर पाए, या हमारा इतना नुकसान हो जाए कि हम एक दिन बंद हो जाए। और दूसरा ये था कि टेक्नोलॉजी की वजह से स्केल हो। आप तो पहुंच गए 0 से 1500 करोड़ पे, क्या किसान भी उतना आगे पहुंचे जो आप कह रहे हैं कि भारत के लिए कुछ करने निकले हैं? किसान तो अगर वहां नहीं खड़ा तो उतना आगे भी नहीं गया। तो कैसे, मतलब जो क्या आपने सच में कुछ ऐसा किया है कि किसान की जिंदगी थोड़ी सी बेटर हुई है, या ये जस्ट एक खूबसूरत स्टोरी है, या कैसा है? People do not want to enter into that long process, and अभी हमारे लिए food security is like top priority। उसके बाद this would come in second phase कि हम natural farming या organic farming की बात करें। सही बात है, पहले सबका पेट तो भरे। एक छोटे से गांव के लड़के या लड़की को कितने हजार की नौकरी का सपना देखना चाहिए? 10,000, 15,000, 20,000, क्या लाख रुपए की नौकरी का भी सपना देखना चाहिए? पर क्या 1500 करोड़ रुपए की कंपनी का भी सपना देखना चाहिए? मुझे नहीं पता क्या सही क्या गलत, पर हमारे साथ बैठे हैं आज निखिल त्रिपाठी, जो एक छोटे से गांव से आए हैं और बहुत ही एक छोटा सा प्यारा सा आइडिया लेके हमारे पास आए थे। थोड़े क्लूलेस भी थे क्या करना है, कैसे करना है, पर आज इन्होंने 1500 करोड़ रुपए की कंपनी बना ली है। तो बहुत ही प्राउड फील होता है अपने ऐसे स्टूडेंट से जो ऐसा कुछ करता है। पर मैं चाहता हूँ इनकी बात दुनिया तक भी पहुंचे और आप भी सीखें कि ये क्या जर्नी होती है, क्या करना पड़ता है कि आप इतने बड़े सपने देख सकते हैं, उन्हें पूरा कर सकते हैं। हेलो निखिल। हेलो सर। थैंक यू, आज आप यहाँ पे स्पेशल काशीपुर में दोबारा आए हमसे बात करने के लिए। नहीं सर, आप लोग से मिलने का जब भी मौका मिलेगा मेरे लिए तो ये इट्स मोर ऑफ लाइक मेरी मेमोरीज वापस आ जाती हैं कॉलेज की, और कुछ तो सीखने को हर बार ही मिलता है आपसे। सो काइंड ऑफ यू निखिल। मुझे याद आ रहा है 4 साल पहले शायद आप हमारे पास आए थे, थोड़े से क्लूलेस थे कि क्या करना है क्या नहीं। कन्विक्शन आपकी कम नहीं थी अपने आइडिया को लेके, आपको उतना ही ताकत उस दिन भी था। पर क्या आपकी जर्नी रही है, थोड़ा बताइए हमें, डिटेल में समझाइए कि क्या जर्नी होती है एक एंटरप्रेन्योर की, क्या चैलेंजेस होते हैं, सब कुछ बता दीजिए आज हमें। मैं इलाहाबाद के पास एक छोटा सा शहर है गोपीगंज, शहर भी नहीं कस्बा बोलेंगे। मैंने शुरू की पढ़ाई वहाँ से की। फिर मेरे फादर क्लास 3 वर्कर थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सो उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो मेरी पढ़ाई भी थोड़ी उसकी वजह से पढ़ाई में भी नुकसान हुआ। बट मैंने हमेशा कोशिश की कि अपनी तरफ से पूरा करते रहूं, और पेरेंट्स ने शुरू में काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए, तो वो मुझे दिखते रहते थे। और वहाँ से मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर फुल टाइम फार्मिंग ही करते थे, खेती करते थे, वो किसान ही थे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडिया का किसान खुश तो नहीं है, क्योंकि अगर वो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है और लोग किसानी या खेती छोड़कर कुछ और काम करना चाहते हैं जिससे वो 2 पैसे कमा सकें और उनका परिवार खुश हो सके, तो कहीं तो गड़बड़ है। क्योंकि जिस देश के 60% लोग किसान थे और वहाँ पे कोई अब किसान बनना भी नहीं चाह रहा है, तो या तो हम कहीं पे फेल हुए या हमारा इकोसिस्टम कहीं पे फेल हुआ है, और किसी को तो ठीक करना पड़ेगा। सो 12वीं के बाद मैंने IIT JEE, उस टाइम पे JEE मेंस और JEE एडवांस होता था, सो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। उसके बाद NIT मेघालय से मैंने BTech किया, और फिर मैंने एक जॉब ZS एसोसिएट्स पुणे में ज्वाइन की। बिल्कुल। मैंने वहाँ पे करीब 6 महीने काम किया, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे भारत के लिए कुछ करना है, क्योंकि बड़ी कंपनियां और MNCs में तो लाखों करोड़ों लोग हमेशा जॉब करने के लिए रेडी हैं, बट भारत के लिए कौन क्या कर रहा है। तो ये 2017 की बात है, तो मैंने डिसाइड किया कि भारत के लिए कुछ करते हैं। उस टाइम पे कृषि के क्षेत्र में एक स्टार्टअप था गोबैस्को नाम से, तो मैंने वो ज्वाइन किया। वहाँ पे लगभग 1 साल काम किया। क्या काम किया आपने वहाँ पे? सो गोबैस्को में उनकी एक सेंट्रल टीम थी जो सारे बिजनेस डिसीजंस लेती थी। गोबैस्को का काम था किसानों के माल को मंडियों तक पहुंचाना, और हमने कन्नौज एक जगह है उत्तर प्रदेश में जहां आलू की खेती होती है, तो वहां से काम शुरू किया था। उस टाइम पे मैंने कई सारे गांवों का भ्रमण किया, कई सारे किसानों के बीच रहने का मुझे एक मौका मिला, जहाँ पे मैंने उनकी ज़रूरतें समझी, उनकी परेशानियाँ समझी, जहाँ पे मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम जो ग्राउंड पे रहती है, जो हमारे बुकिश नॉलेज से बहुत अलग रहती है, वो रियलाइज़ हुआ। सो जैसे हम सारे लोग मोबाइल के लिए ऐप बना रहे थे, वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि किसान तो खेत पे मोबाइल लेके जा ही नहीं रहे। वो तो जब खेत जाता है तो खाली हाथ जाता है, क्योंकि वहाँ मिट्टी भी है, गंदगी भी है, बारिश भी है, धूप भी है।
किसान जब वापस आता है घर पे तब फ़ोन यूज़ करते हैं, और उसमें से भी बहुत गिनती के किसान हैं जो फ़ोन यूज़ कर पाते हैं। हमेशा उनके घर वाले या उनके बच्चे यूज़ करते हैं। तो हमको ऐसा ऐप बनाना पड़ेगा जो उनकी फैमिली में कोई भी यूज़ करे, इतना सरल हो जो उनकी मदद कर पाए, और जो बहुत ज़्यादा समय ना ले उनका, क्योंकि उनको बाकी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी काम है। सो गोबेस्को थोड़े टाइम के बाद जब बंद हो गई तो मेरे पास दोबारा मौका था, कई सारे ऑफर थे कि मैं नौकरियां कर लूं। ठीक बात। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, भारत के किसानों के लिए कुछ करना है। और उस समय मुझे आइडिया बहुत क्लियर नहीं था कि क्या करना चाहिए। तो लगभग 6 महीना लगा, जनवरी 2019 से लेके मई 2019 तक केवल मार्केट रिसर्च किया, काफ़ी लोगों से बात की जो उस टाइम पे एंटरप्रेन्योर्स थे, कई सारे इन्वेस्टर थे, कई सारे प्रोफेसर्स थे, कई सारे लोग थे जो कृषि के क्षेत्र में कुछ कुछ काम कर रहे थे, मशीनरी से रिलेटेड, खाद से रिलेटेड, आउटपुट स्पेस में काफ़ी लोग काम कर रहे थे, कई सारे आड़ती किसान। लगभग 4 से 6 महीने के बीच का समय लगा होगा जब हमको रियलाइज़ हुआ कि अब फाइनली हम क्या करना चाहते हैं और इसमें हमारी एक्सपर्टीज़ कहाँ यूज़ हो सकती है। तो कई सारे अच्छे आइडिया उस टाइम आए, बट वो इसलिए हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारी कोई एक्सपर्टीज उसमें यूज़ नहीं हो रही थी और हमको ही वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हम ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है। इन्हीं 6 महीनों के दौरान गोबेस्को के बाद, गोबेस्को जब बंद हो गई, तो इन्हीं 6 महीनों के दौरान हमारे बाकी जो 4 फाउंडर अन्य, सो हम 5 को फाउंडर्स हैं। सब गोबेस्को में थे? नहीं, उसमें से एक गोबेस्को में थे हमारे साथ, बाकी लोग कोई पुराने बैचमेट इकट्ठा करना पड़ा, क्योंकि हमको रियलाइज हुआ कि इतनी बड़ी समस्या अकेले तो हम नहीं सुलझा सकते हैं। और अकेले चलोगे तो शायद बहुत तेज भाग पाओगे, बट अगर दूर तक जाना है तो सबको साथ लेके चलना पड़े। और उस टाइम पे जो सबसे अच्छा मौका लगा, आई थिंक ये मई जून की ही बात है, उस टाइम पे मैंने एक फेसबुक ऐड देखा। तो फेसबुक मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करने लग गया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे जो किसान हैं वो फेसबुक पे कई सारे छोटे छोटे ग्रुप बना के आपस में कुछ कुछ इंटरेक्शन करते थे। तो आइडिया तो ये था कि मैं वो देखने के लिए फेसबुक इस्तेमाल करूंगा, बट फिर मैं खुद भी अपने लिए यूज़ करने लग गया। तो उस टाइम पे IIM काशीपुर की मुझे एक ऐड दिखी कि एक प्रोग्राम है भारत सरकार का राबी के थ्रू, जिसमें वो कृषि संबंधित स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करेंगे, उनको थोड़ी जानकारी दी जाएगी और भारत सरकार की तरफ से शुरू में थोड़ी आर्थिक सहायता भी दी जाएगी कि वो अपना एटलीस्ट एक प्रोडक्ट मार्केट फिट बना पाए। मुझे जो उसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि यार लोग IIM में सीखने के पैसे देते हैं, यहाँ पे IIM हमको पैसे दे रहा है, हमारे मतलब की चीज़ सिखा रहा है। एग्री फोकस्ड इंडिया का शायद कुछ इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स थे, IIM में आई थिंक पहला IIM था जो आफ्टर अहमदाबाद, और राबी के थ्रू तो आई थिंक फर्स्ट प्रोग्राम था जो मुझे दिखा, और दिल्ली के काफ़ी पास भी था, तो मुझे लगा एक बार अप्लाई तो कर देते हैं। बट उस टाइम पे क्योंकि कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं थी और आइडिया भी बहुत कॉन्क्रीट नहीं था, तो मुझे लगा कि यार क्या पता कुछ हो ना हो, बट अप्लाई करने में तो कुछ नुकसान नहीं है। उसके लगभग 1-2 महीने बाद मुझे कॉल आ गई टीम से कि यार आप जो करना चाहते हैं, आपका आइडिया हमको थोड़ा ठीक लग रहा है, सो नेक्स्ट राउंड आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। इंटरव्यू में जब मैंने यहाँ के फैकल्टीज से बात की तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि यार कुछ तो वैल्यू ऐड हो जाएगी। क्या वैल्यू ऐड होगी वो मैं श्योर नहीं था, बट सारी दुनिया IIM जाती है तो जाके तो देखें। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये थी कि जैसे मेरे दिमाग में इमेज थी कि यार वो प्रोफेसर बात भी क्यों करेंगे मुझसे, या अपना टाइम कोई क्यों देगा, व्हाई वुड समवन डू इट फॉर फ्री। तो यहाँ के रियलाइज़ हुआ कि यार काफ़ी लोग हैं जो किसानों के लिए या देश के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। सबका देश को देने का तरीका अलग अलग होता है, कोई ज्ञान के माध्यम से देता है, कोई धन के माध्यम से देता है, कोई सोशल सर्विस कर देता है। सो मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स जिनसे मैं मिला, दे वर मोर देन विलिंग टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स, और मेरे जैसे 50 और जो बच्चे आए थे सबकी मदद उन्होंने की। जो इस प्रोग्राम में सेलेक्ट नहीं हुए उनकी भी काफ़ी मदद की उन्होंने। तो उसके बाद हमारी लगभग अक्टूबर-नवंबर के अराउंड ये जर्नी IIM में शुरू हुई। इसी दौरान मुझे मौका मिला कि भारत में और भी शहरों में मैं जा सकूं, और भी गाँव में जा सकूं, कस्बों में जा सकूं। तो हमने नवंबर तक ये फाइनल कर लिया था कि यार हम आलू से ही काम शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी काम कर रखा है, तो थोड़ी बहुत पहचान है, थोड़ी बहुत हमको भी नॉलेज है, और आइडिया हमको थोड़ा क्लियर हो गया था कि यार इंडिया में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। जैसे कोई भी ऐप अगर इंग्लिश में बनाओ तो इतना अडॉप्ट नहीं होगी, बट उनकी भाषा में बनाओ, अब वो मराठी है, बंगाली है, हिंदी है, गुजराती है, तो वो लोग ज़्यादा अडॉप्ट कर पाएंगे क्योंकि वो सब कुछ समझ पाते हैं। सिमिलरली ऐप कैसे डिज़ाइन होनी चाहिए, वो अर्बन कस्टमर्स के लिए बहुत अलग डिज़ाइन लगता है, बट रूरल कस्टमर के लिए बहुत अलग डिज़ाइन लगता है कि उसको कहाँ पे
ऐप में कौन सा बटन दबाना है वो अपने आप में इंट्यूटिव होना चाहिए। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे थे आप? ऐप तो बात की बात है। तो बीजेक के माध्यम से हम जो भारत के लगभग आप मान लीजिए 100 करोड़ के लोग हैं जो खेती से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। खेती में सबसे बड़ी समस्या उनको यही आती है कि उनके उत्पाद का उनको सही दाम नहीं मिलता है। वो ये नहीं कहते कि मुझे आलू का सबसे महंगा रेट चाहिए, वो ये कहते हैं कि मेरे आलू का जो सही रेट है उतना मुझे दे दो, या मेरे प्याज का जो सही रेट होना चाहिए उतना मुझे मिल जाए और जल्दी से जल्दी मिल जाए। कई बार वो आज सामान भेजते थे, उनको पैसा 2 महीने बाद मिलता था। कई बार उनका सामान अगर 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकना चाहिए या बिका भी है तो उनको 5 रुपये मिल पाता था। कई बार उनका बिकते टाइम तो 10 रुपए बताया जाता था, बट बाद में उनको 7-8 रुपए ही मिलते थे। तो पीपल वर नॉट रियलाइजिंग प्रॉफिट। ऑन पेपर प्रॉफिट कई बार काफी होता था, बट उनको रियलाइज्ड मार्जिन कुछ नहीं आ रहा था। बीजेक के माध्यम से हम उनको नई नई मंडियों का एक्सेस दे रहे थे कि आप नई मंडियों में अपना सामान बेच सकते हैं, और सारी मंडियों का रेट एक साथ बता रहे थे कि आप सही टाइम पे सही निर्णय ले पाए कि आपको किस मंडी में सामान बेचना है। और हम ये भी बता देते थे कि आपका उत्पाद किस मंडी में जाना चाहिए। तो अगर आपका लाल आलू है तो यूपी ईस्ट में या फिर बिहार में बिकेगा, सफेद आलू है तो दिल्ली में बिक जाएगा। कितने रुपए का बिकेगा? यस, तो प्राइस भी बताते थे मंडी का और रियल टाइम बताते थे। पर खरीदते आप नहीं थे? खरीदते नहीं थे हम, वहां पे खरीदार उनको बताते थे कि ये खरीदार, और प्राइस और पेमेंट की गारंटी हम लेते थे कि अगर आपका यही क्वालिटी है तो पेमेंट की गारंटी हमारी है। ऐसा नहीं कि आपने सामान भेज दिया और आपको 2 महीने 3 महीने पैसा ही नहीं आया। सामान पहुंचते ही विद इन 24 आवर्स आपको पैसा आएगा। तो लोगों को सबसे ज्यादा चीज जो अडॉप्ट करने में मतलब मजा आया था वो ये था कि यार मेरा पेमेंट सिक्योर है, कि मेरी गाड़ी पहुंचेगी विद इन 24 आवर्स, मुझे पैसा मिल जाएगा। आप ये सिक्योरिटी कैसे दे देते थे? आप कहाँ सारे इंडिया में लोगों को जानते हो? हाँ, तो हमने कुछ मंडियां चुनी शुरू में पायलट फेज में। तो जैसे हमको लगा कि लाल आलू के लिए यूपी ईस्ट और बिहार अच्छा मार्केट है, तो हमने उन मंडियों में सर्वे करके अपने अच्छे आड़ती निकाले और उनकी रेटिंग करना स्टार्ट किया। उनके ट्रांजैक्शन, हाँ, तो उनके ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे हमने रेटिंग स्टार्ट की। और वो रेटिंग के जो पैरामीटर है वो भी हमने IIM के ट्रेनिंग के दौरान काफी क्रेडिट वर्दी आड़ती है तो वो रेट तो कम देगा। नहीं, दोनों चीजें कैसे होंगी कि वो हैवी क्रेडिट वर्दी और पैसे भी ज्यादा देगा? नहीं, सो क्रेडिट वर्दीनेस से क्या होता है कि आपको सामान तो काफी मिलता है, बट आप पेमेंट टर्म्स अपने आप पे डिसाइड कर सकते हो। तो रेट कभी भी कोई भी आड़ती ये नहीं कहता कि यार मुझे मार्जिन इसमें ज्यादा चाहिए। अगर आपकी पेमेंट जैसे यूजुअली 2 दिन में देनी होती है तो वो 3 दिन तक भी क्रेडिट रख सकता है अगर उसके ऊपर है। आड़ती हमेशा अपना वॉल्यूम मैक्सिमाइज करता है। तो अगर मैं अच्छा आड़ती हूँ तो मैं चाहूंगा मैं दिन में 10 ट्रक बेच पाऊँ। मैं कभी भी ये नहीं करूंगा कि एक ही ट्रक में मुझे 10 ट्रक का प्रॉफिट हो। मेरा वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। मंडी का मोर देन 50% वॉल्यूम मेरे पास आना चाहिए। दैट इज माई टारगेट। तो अच्छी क्वालिटी का अगर आलू मिलेगा तो मैं पैसा बना लूंगा। हाँ, और ज्यादा ट्रक आए, मतलब मैं 5 की जगह 7 ट्रक कर लूँ, 10 ट्रक कर लूँ। मेरा जो मैक्स एफिशिएंसी जिस नंबर ऑफ ट्रक्स पे आ रही है उतना मुझे मिलना चाहिए। तो आपकी पेमेंट किसान देगा कि आड़तिया? आड़तिया हमको पेमेंट करता था। हम किसान को, या फिर जो किसानों का समूह है, कई सारे किसान मिलके कई बार बेचते थे, आपका शेयर होता था। हाँ, उस समय हम कुछ भी चार्ज नहीं करते थे शुरू में। हमने आई थिंक कोविड के बाद चार्ज करना स्टार्ट किया, तब तक हम कुछ भी इतना चार्ज करते। तो आप एक और एडिट ले रहे हैं इस पूरी प्रोसेस में। आप ये समझिए कि ये जो एडेड लेयर है ये वैसी बात हो गई कि आपको कोई चीज़ बेच के 100 रुपये मिल रही थी और कोई नहीं था बीच में। मैं उस चीज़ का 1000 रुपये दिला रहा हूँ और 10 रुपये ले रहा हूँ। विच वन वुड यू चूज? सेकंड वन, राइट। और अगर बीच में कोई कुछ नहीं ले रहा है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी समाज सेवा नहीं करती है। अगर बीच में कुछ मार्जिन नहीं है तो आप खुद मार्जिन हो। लेकिन क्या सच में 100 का आप 1000 रुपए, 100 का 110 रुपए तो दिलवा सकते हो? हमारे पास केस स्टडीज ऐसी भी हैं कि जहाँ बनाना किलो के हिसाब से, मतलब केला किलो के हिसाब से महाराष्ट्र में बिकता है कच्चा केला। लोग 2 रुपए किलो केला बेच रहे थे, हमने उनको 18 से 20 रुपए किलो भी दिया है कोविड के टाइम। कहीं और दूर बेटर मार्केट में बेचवा के। सो 2 का 20 मतलब 10 गुना दाम हो गया ऑलमोस्ट। ट्रक में पूरा ट्रक 20 टन का। पर एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, बुरा मत मानिएगा, मेरा काम है पूछना ऑडियंस के लिए। आप तो पहुंच गए 0 से 1500 करोड़ पे। क्या किसान भी उतना आगे पहुंचे जो आप कह रहे हैं कि भारत के लिए कुछ करने निकले हैं? किसान तो अगर वहां नहीं खड़ा तो उतना आगे भी नहीं गया। तो कैसे, मतलब जो क्या आपने सच में कुछ ऐसा किया है कि किसान की जिंदगी थोड़ी सी बेटर हुई है, या ये जस्ट एक खूबसूरत स्टोरी है, या कैसा है? तो आप ये समझिए कि
हम जो इंडिया में जितना भी काम कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, भारत का एग्री मार्केट ऑलमोस्ट $240 बिलियन का मार्केट है। हम इसमें हार्डली $1 बिलियन भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बीजक हर किसान की किस्मत बदल देगा, तो मैं कहता हूँ शायद एक दिन नहीं हो, बट इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। बट जितने किसानों को हमने छुआ है किसी भी माध्यम से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और दूसरी साइड जितने खरीदारों के साथ हमने काम किया है, ऑलमोस्ट हमारा 90% से ज़्यादा रिपीट रेट है। वो दोबारा आए हमारे साथ काम करने, इसका मतलब उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा तभी वो वापस आए हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरी ग्रोथ और उसकी ग्रोथ सेम रही है कि नहीं। कुछ केस में उनकी ग्रोथ मुझसे बेटर भी रही है, राइट। उसको 10x प्राइस मिला है, मुझे ज़रूरी नहीं है 10x ग्रोथ मिली हो। तो ये दोनों चीज़ें कंपेरेबल नहीं है। बट मैं कहूँगा कि अगर कंपनी ग्रो होगी और कंपनी का मोटो बस किसानों के लिए काम करना है, तो इन द एंड भगवान तो मेरा कस्टमर ही है। मतलब मेरे जो ग्राहक है वही मेरे भगवान है, तो मैं उन्हीं के लिए कुछ कुछ काम करते रहूँगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं कॉन्ग्लोमेरेट हूँ और मल्टीपल सेक्टर्स में काम कर रहा हूँ। मैं या कंपनी या कोई भी एम्प्लॉई, हम पैसा तभी बनाते हैं जब हमारा किसान या हमारे जो कस्टमर है वो पैसा बना रहे हैं। तो फोकस हमारा वही रहा है। कोविड की वजह से थोड़ा ग्रोथ रेट कम भी हुई थी, बट आई थिंक एग्रीकल्चर अपने आप में ऐसा सेक्टर था विच केप्ट मूविंग, जो कोविड के दौरान भी लोगों की जिसने सेवा की है। तो मैं कहूँगा कि कुछ केसेस में उनकी ग्रोथ ज़्यादा भी हुई है, कुछ केसेस में कम भी हुई है, कुछ केसेस में कंबाइंड एफर्ट भी रहा है। तो मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनकी मदद बस बीजक नहीं, बीजक जैसे 5 अलग स्टार्टअप्स ने अलग अलग माध्यम से की है। किसी ने सीड दिया है, किसी ने फर्टिलाइजर दिया है, किसी ने मार्केट एक्सेस दिया है, किसी ने उनको प्रोसेसिंग यूनिट के पास हमने कनेक्ट करा दिया तो उनके फूड को प्रोसेस करके आगे बेचा है। तो it's a collaborative effort which would make their life better, not just one of these companies. तो 1 लाख किसानों के साथ आप काम करते हैं? तो अगर मैं आपको बताऊं तो हम दिन के लगभग 20 ट्रक या फिर 2000 टन लगभग सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अगर आप एक किसान की बात करें तो एक किसान के पास लगभग 1 से 2 टन का माल होता है। इसका मतलब अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो 1000 किसानों का सामान हर रोज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रहा है बीजक की मदद से। और ये 1000 किसान लगभग रिपीट होते हैं हर रोज के? हर रोज नए किसान हैं? किसान रिपीट कैसे हो सकता है? किसान तो अपना सामान साल में मैक्स 2 बार 3 बार बेच पाता है। उसके पास कोई रिकरिंग इनकम सैलरी हमारी आपकी तरह तो नहीं है। अच्छा, एक बार उसने ट्रक भर के सामान भेज दिया, वो 4 महीने बाद कुछ नया लेके आएगा। हाँ, साल में मैक्स 2 या मैक्स 3 बार। कोई अगर बहुत बड़ा किसान है, बहुत सारे खेत हैं उसके, तो भी वो साल में 5 बार ट्रांजेक्शन करे। जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जो इस तरह की ग्रोथ आती है कि सीधा आपने साथ में 1 लाख 2 लाख 3 लाख किसानों के साथ काम किया इतने कम टाइम में, या इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी, इस तरह की ग्रोथ कब आती है? इस तरह का स्केल कब मिलता है, कैसे मिलता है? तो आई थिंक जो हमारी अप्रोच थी वो डे 1 से यही थी कि हम टेक फर्स्ट कंपनी बनाएंगे, टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैनुअली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। तो 2 ही अप्रोच थी कि इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली स्केलेबल एंड इकोनॉमिकली फीजिबल। ऐसा ना हो कि हमारे सोल्यूशन इतना महंगा हो कि किसान अफोर्ड ना कर पाए, या हमारा इतना नुकसान हो जाए कि हम एक दिन बंद हो जाए। और दूसरा ये था कि टेक्नोलॉजी की वजह से स्केल हो। तो अगर मैं आज एक किसी खरीदार से काम करता हूँ, वो उसको अगर एक्सपीरियंस पसंद आता है तो वो अपने जैसे 10 और खरीदार मुझे ला के देता है। सिमिलरली अगर मैं एक किसान या एक गांव में जाता हूँ और अगर कोई 5-10 किसान भी मुझसे खुश होते हैं तो वो पूरे गांव को ये प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। और ये प्रोडक्ट पहुँचाने में मुझे कोई दुकान या कोई मंडी नहीं लगती ना। ये तो प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, इंडिया में जितना सस्ता इंटरनेट है वो कहीं भी नहीं है। लोग एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं इंटरनेट पे, तो वो एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप ऐड के थ्रू, मतलब आई डोंट थिंक रीच करना आज की डेट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। यू कैन रीच योर टारगेट कस्टमर, रिटेन करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कोई भी आदमी आपका कस्टमर बनेगा कि नहीं, और कस्टमर बन भी गया तो आपके पास रहेगा कि नहीं। दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम। पहुंचना अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह गई है। तो अगर कोई आइडिया टेक्नोलॉजिकली स्केलेबल हो, मोबाइल के माध्यम से पूरे इंडिया में फैल सके, और आप उसमें एक्सट्रीम पैसा बर्न नहीं कर रहे हैं, तो आइडिया आगे जा सकता है। हाँ, और फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब मुझे खुद भी नहीं पता कि वेयर वुड इट स्टॉप, क्योंकि ये सेम मॉडल अगर इंडिया के बाहर बांग्लादेश में चल सकता है, इंडिया के बाहर यूएई में चल सकता है, साउथ अफ्रीका में चल सकता है, और यहाँ बैठे बैठे आप चला सकते हैं। आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आने वाले टाइम में और ज्यादा कृषि से संबंधित स्टार्टअप्स या एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है कि जितने चाहिए थे उतने आ चुके हैं? सर, इंडिया ऐसा देश है कि जहाँ एक उत्पाद पे करीब 100 कंपनीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो भी वो इनकी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाएंगी। अभी तक लोगों का इतना रुझान नहीं था, लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। बट
ये तीनों चीज़ें एक साथ हुई हैं, इंडिया का डिजिटल इंडिया बनना, इंटरनेट का पेनिट्रेशन, हर घर स्मार्टफोन पहुंच पाना, गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर के ऊपर पुश, स्टार्टअप के ऊपर पुश, मेड इन इंडिया। तो आप ये देखिए ये सारी चीज़ें पिछले 5 साल में हुई हैं। जब इतने कंबाइंड एफर्ट एक साथ आते हैं तो आदमी कितना खुद को कंट्रोल करेगा, वो कुछ ना कुछ तो करने ही लग जाता है किसानों के लिए। और खाना ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा कहते रहते हैं कि वो डाउनलोड नहीं हो सकता, वो तो किसान ही उगाने वाला है। तो ज़रूरत है, पोटेंशियल है, डिपेंड करता है कि कौन कब मोटिवेट होगा। बट अभी जितनी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, आने वाले टाइम में इसके 10 गुना भी कंपनी एग्जिस्ट करेंगी तो भी वो सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगी। 150 करोड़ लोगों के लिए हमें खाने का हिसाब लगाना है, खाने का। इंडिया के बाहर भी जाता है ये तो, बस 150 करोड़ नहीं है, इससे भी ज़्यादा है, इनफैक्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। फिर ऑर्गेनिक में जैसी सोचा गया था वैसी कोई ग्रोथ नहीं आई। ऑर्गेनिक फूड्स को लेके शायद बहुत महंगा होता है, या बहुत ही कमर्शियली अनवायबल होता है, या करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि स्टार्टअप कल्चर इंडिया में थोड़ा रिसेंटली बोलूँगा मैं आया है। तो जो हम बेंचमार्क करते हैं नंबर्स को, वो बहुत अलग बेंचमार्क करने लग गए। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को या फिर हमारा जो B2B मार्केट प्लेस है उसको आप जब B2B मार्केट प्लेस से कंपेयर करते हैं तो रियलिस्टिक नंबर आते हैं। अब अमेज़न पे जितने ऑर्डर आ रहे हैं, अगर वो नंबर को हम ऑर्गेनिक नंबर से मैच करेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर है। ऑर्गेनिक खेती की वजह से जो एक सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो मैं ये चाहूँगा कि जो लोग ऑलरेडी कर रहे थे ऑर्गेनिक खेती, वो जो प्राइस डिजर्व करते थे अब उनको वो मिल जा रहा है। देयर इज़ लेस सप्लाई एंड मोर डिमांड। अगर आप दिल्ली NCR या मुंबई या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाइए, सारे ही मॉडर्न स्टोर या फिर मॉल्स में देयर इज़ सेपरेट सेक्शन फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड देयर इज़ डिमांड। पहले क्या था कि कुछ लोग कंज्यूम करते थे बट इनको वो प्राइस नहीं मिलता था जो ये डिजर्व करते थे। बट ऑर्गेनिक खेती के लिए देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस और पीपल डू नॉट वांट टू एंटर इनटू दैट लॉन्ग प्रोसेस। एंड अभी हमारे लिए फूड सिक्योरिटी इज लाइक टॉप प्रायोरिटी। उसके बाद दिस वुड कम इन सेकंड फेज कि हम नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें। सही बात है, पहले सबका पेट तो भरे। बट अच्छा ट्रैक्शन आया आई वुड सजेस्ट, और उनको फायदा हुआ है जो लोग ये कर रहे हैं। तो इसमें भी कुछ स्टार्टअप्स आगे कदम उठा सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी। हालांकि उस तरह के नंबर्स नहीं बनेंगे जैसे आपने बनाए। हाँ, बट उनका मार्जिन काफी अच्छा बनता है। और सर आपने तो कई सारे हाइड्रोपोनिक एक्वापोनिक्स के स्टार्टअप्स को खुद इंक्यूबेट किया है, तो आप तो बहुत क्लोजली देख ही रहे। उनको प्राइस अच्छा मिलता है बट उनका स्केल इस लेवल पे नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारी कठिनाई है। एक अगर यंग बच्चा हमारा ये वीडियो देख रहा हो, आपकी बात सुन रहा हो, तो किस तरह की फंक्शनल स्किल पे उसे काम करना चाहिए? हर कोई आंखें बंद करके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ले तभी ये कर पाएगा, या कुछ और करके भी ये किया जा सकता है? नहीं, आई थिंक अच्छी पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है, मेहनत लगन होना बहुत ज़रूरी है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो तो ही आप ये कर सकते हैं। आपके अंदर लगन होनी चाहिए। और एग्री नहीं, आपको एजुकेशन में कुछ करना है, लॉजिस्टिक्स में कुछ करना है, आपको जिस भी सेक्टर में आगे बढ़ना है, आपको उन सेक्टर्स की जानकारी जुटाना शुरू कर देना चाहिए और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो आपके पास अब इंफॉर्मेशन के कई सारे चैनल हैं, यूट्यूब वीडियो है, गूगल है, कई सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ये जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और आपको अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू करना चाहिए। सो अगर आपको किसी से बात करने की स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, या फिर स्टोरी टेलिंग, या फिर आपको फाइनेंस समझना है, मार्केटिंग समझना है, ब्रांड क्रिएशन समझना है, तो ये सारी चीज़ों के कुछ रिसोर्स ऑलरेडी ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हैं। आप वो देखना समझना शुरू कर दीजिए और उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे फ़ोन रिचार्ज करके अपने फ़ोन से ही सब कुछ कर सकते हैं। सही बात है। कई बार मैंने ये भी सुना है, और बहुत ही मेलो ड्रामा होता है घर में, मम्मी कहती है नहीं ये आप नहीं कर सकते हो। आपके घर में भी ऐसा कुछ हुआ था या आपको सपोर्ट मिला था, और फैमिली का क्या रोल होता है? मेरी फैमिली में मेरे दादी दादा है, मम्मी पापा हैं और मेरी एक छोटी सिस्टर है। तो छोटा सा परिवार है हमारा, बट क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में ये रहता है कि आपके सारे डिसीजन फैमिली के कंसेंसस में ही लिए जाते हैं। तो जब मैंने अपनी पहली जॉब छोड़ी थी पुणे में और फिर मैं गांव में शिफ्ट हो रहा था, तो उनको थोड़ा झटका सा लगा था कि यार ये कोई पढ़ा लिखा इंसान खुद से क्यों ही करेगा। क्योंकि मेरे फादर हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो उनका एक सर्कल है, आप वाइट कॉलर जॉब वालों का जो सर्कल रहता है, और उन्होंने मेरे थ्रू कुछ ड्रीम्स देखे थे कि यार ये अच्छे कॉलेज में गया है तो ये वापस आएगा तो कुछ करेगा, माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी करेगा। हाँ, और वापस आके कोई सीधा ऐसे बोल रहा है कि मैं गांव में किसानों के लिए काम करूंगा, तो उनको थोड़ा शौक लगा था। फिर उन्होंने तो काफ़ी कोशिश की थी कि ना करूं मैं ये, बट एक बार जब उनको ऐसा लगा कि यार मेरी खुशी इसी में, तो उन्होंने करने दिया। बट
जब वो दूसरी वाली भी गोबेस्को में जॉब मेरी मैंने मतलब वो कंपनी बंद हो गई तो फिर जॉब ख़त्म हो गई, तो उनका थोड़ा पुश था कि यार अब तुम, क्योंकि एज भी बहुत कम थी मेरी तब, मेरी उम्र मुश्किल से 22 साल कुछ महीने रही होगी। तो 22 साल की उम्र में जब मैंने उनको ये सब बताया कि यार अब मैं कुछ कंपनी खोलना चाहता हूँ और फिर इस वाले सेगमेंट में काम करना चाहता हूँ, पहले 3 महीने तो मैंने बताया नहीं। फ़ोन करते थे, पूछते थे कैसा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। 3 महीने बाद उनको रियलाइज़ हो गया कि यार नौकरी शायद नहीं है इसके पास, क्योंकि लाइफस्टाइल में वो चीज़ दिखने लग जाती है और मेरे पास तो बहुत सेविंग भी नहीं थी। तो फिर उनकी तरफ से थोड़ा पुश आया था कि यार तुम जॉब कर लो, थोड़ी और मैच्योरिटी ले आओ, थोड़ी और चीज़ें दुनिया समझ लो, क्योंकि दुनिया तुम जैसे देखते हो वैसे नहीं है, दुनिया बहुत अलग है एंड एक्सपीरियंस के साथ ही कुछ चीज़ें सीखी जाती हैं। तो मेरा बहुत ही पुश था कि नहीं, मुझे खुद का करना है। तो थोड़े बहुत छोटे मोटे मनमुटाव भी हुए घर में, जब कुछ दिन पापा बात नहीं करते थे जी। और मम्मी सपोर्ट तो करती थी, बट वही बोलती थी कि यार आगे पीछे का सोच लो, वी डू नॉट कम फ्रॉम अ फैमिली विच हैज़ अ गुड क्वेश्चन, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से फैमिली का वापस से कुछ है। बट जब उनको ये पता लगा था सबसे पहले कि इस इंक्यूबेशन प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए, फिर 1-2 फंड के थ्रू हमारी कमिटमेंट आ गई, तब उनको लगा कि यार ये लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो अब थोड़ा पूछ लेते हैं कि कर क्या रहे हैं। तो हमने शुरू में तो उनको समझाने की कोशिश की, बट उनके समझ में इतनी बात आई नहीं कि यार क्या करना चाह रहे हैं और लोग क्यों ही ऐप के थ्रू अपना सामान बेचेंगे इंडिया में। वो भी कोई इंसान जो कभी खुद स्कूल नहीं गया, जिसके बैंक अकाउंट नहीं है, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे थ्रू वो ऐप पे बेचेगा। खैर उनकी गलती नहीं है, उन्हें नहीं समझ, वो एक नेक्स्ट पुरानी जनरेशन की, उन्होंने कभी ऐप यूज नहीं किया। बट जो सबसे अच्छी चीज़ है कि उन्होंने कभी प्रॉब्लम कुछ क्रिएट नहीं की। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ऑपोजिट चले गए और बात उस पे आ गई कि यार ये छोड़ना ही पड़ेगा। एक टाइम तक वो न्यूट्रल थे और उसके बाद आई थिंक टुवर्ड्स पॉजिटिव ही उनका स्टैंड चेंज हुआ। फिर खुद से वो सपोर्ट करने लग गए, खुद से कुछ इंट्रोडक्शन करने लग गए। फैमिली का जो मोरल सपोर्ट रहता है वो आई थिंक बहुत क्रूशियल रहता है किसी भी कंपनी को बिल्ड करने में। पर इनिशियली आपको वो नहीं मिला, उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ सके। सो इनिशियली, बट मेरे केस में मैं लकी था कि वो अगेंस्ट भी नहीं थे, इट वाज अ न्यूट्रल स्टैंस। कुछ केसेस में लोग अगेंस्ट भी रहते हैं, तो वो मेरा मरा मुंह देखेगा। हाँ सर, ऐसे भी होता होगा एंड आई कैन टोटली रिलेट। तो पर वो भी है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर होके कोई आइडिया अपने घर पे ही सेल नहीं कर पा रहे, उनको ही कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो दुनिया तो इससे बहुत मुश्किल है। किसी कस्टमर को ये बेचना, किसी इन्वेस्टर को ये बेचना, अपने को-फाउंडर लाने के लिए किसी और कोई आइडिया बेचना। बट निखिल, एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट या इंक्यूबेशन सेंटर एक नेक्स्ट लेवल मैच्योरिटी पे है ना, जो पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो शायद ये एक पैरामीटर नहीं हो सकता। करेक्ट। सो हाँ, तो आई थिंक वहाँ पे लड़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। आप उसको कैसे मैनेज करेंगे वो फैमिली टू फैमिली बहुत वेरी करता है एंड कौन किस चीज़ को किस नज़रिए से देखता है वो भी बहुत ज़रूरी। कई बार आप बहुत बड़ा पोटेंशियल उसमें देख पाते हैं, बाकी लोग नहीं देख पाते। यही कारण है कि हर इन्वेस्टर जिससे आप बात करते हैं वो इन्वेस्ट नहीं बनता। एंड बट बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स रहे, स्टार्टअप्स, बहुतों को पढ़ाया हमने, जिनको फैमिली सपोर्ट मिलती है, उनकी जर्नी थोड़ी सी ज्यादा स्मूथ होती है। करेक्ट। एंड रिजल्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट, पर जर्नी स्मूथ रहती है। ट्रू। हाँ, बट आई थिंक फैमिली की भी गलती नहीं है। कोई भी फैमिली मेंबर, मे बी योर पेरेंट्स और इवन द एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, वो हमेशा आपके तो भले की सोच रहे होते हैं, बट उनको जितनी समझ है उतना ही सोच। तो अब क्या उनका रिस्पॉन्स रहा है जब तुम सक्सेसफुल हो गए? We are proud of you। हमें तो पहले ही पता था, ऐसा भी बोलते हैं, हमें उम्मीद थी कि तुम कुछ बड़ा करोगे। हाँ, मतलब सक्सेसफुल तो मैं खुद को अभी भी काउंट नहीं करता हूँ, बट आई थिंक अब उनका नज़रिया ये चेंज हो गया है कि यार कोई भी स्टूडेंट या कोई भी यंग बॉय और गर्ल इंडिया में वो, हाँ, और उसको अपना करियर चूज करने का पूरा हक होना चाहिए। अगर हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते मोरली या फाइनेंशियली, तो एटलीस्ट उसके साथ खड़े रहना चाहिए, अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। एवरीवन शुड ट्राई समथिंग, डिपेंड्स कि उसकी क्या कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है, बट no parent should stop someone from trying a particular field। I mean, क्योंकि कौन किस फील्ड में कहाँ निकल जाए, मतलब आपने तो अब देख ही लिया है। सो आज के 5 साल पहले शायद फुल टाइम यूट्यूबर कोई प्रोफेशन की तरह देखता भी नहीं था, बट अब वो पूरा एक नया सेगमेंट आ। और वहाँ भी मैं देखता हूँ पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है, साथ में खड़े रहते हैं पूरा टाइम स्क्रिप्ट में। हाँ, सो अब आई थिंक पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चे को अर्ली मूवर की तरह देखना पसंद नहीं है। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता कि यार मेरा बच्चा पहले एक्सपेरिमेंट करे। जब उसके वो श्योर शॉट सक्सेसफुल रिजल्ट्स देख लेते हैं,
तो वो सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो स्टार्टअप का इकोसिस्टम भी पिछले 3 साल में जितना स्ट्रांग हो गया है उतना स्ट्रांग 2018-17 में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। जब तो हमारे पास ज्यादातर स्टार्टअप्स आते थे जो स्ट्रगल करते थे घर वालों को समझाने के लिए। आई थिंक शार्क टैंक ने भी थोड़ा सा रोल प्ले किया कि सपने देख सकते हो, उस पे काम कर सकते हो। तो शार्क टैंक का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया में, एक घर घर तक ये मैसेज पहुंचाने में कि कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता या कोई भी टीम इनकेपेबल नहीं होती, और विद टाइम आप चीजें सीख जाते हो, समझ जाते हो करने। और शायद कोई भी आइडिया अच्छा या क्रेजी नहीं होता, सबसे क्रेजीएस्ट आइडिया सबसे ज्यादा पैसा बना के देते हैं। यस। और एक जो सबसे अच्छी चीज लगी है मुझे इंडिया में वो ये है कि हर चीज को पहले हम फाइनेंस के मैट्रिक से ही मेजर कर रहे थे कि यार इसमें तुम कितना पैसा बनाओगे, तुम कितने अमीर होगे। अब आई थिंक लोग मल्टीपल मैट्रिक्स पे चीजें मेजर कर रहे हैं। इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा मैट्रिक है जो लोग अब कंसिडर करते हैं, वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो, पॉवर्टी का इम्पैक्ट हो, सोशल इम्पैक्ट हो, ये पूरा कल्चर ही नहीं था। अगर स्केल, अगर आपका आइडिया हो रहा है और किसी लेवल पे इम्पैक्ट कर रहा है तो पैसा कभी ना कभी बन जाएगा, कभी ना कभी। एंड आई थिंक इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि पूरा जनरेशन का माइंडसेट कर पाना, क्योंकि जो भी यूथ है, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो जॉब करते हैं और फिर स्टार्टअप करते हैं मेरी तरह। मेजॉरिटी यूथ वुड गो फॉर अ हायर एजुकेशन, और अंडरग्रेड लेवल पे भी उस टाइम पे उनको जो मोटिवेशन या सपोर्ट इंस्टीट्यूट से मिलता है, और स्पेशली इंस्टीट्यूट्स लाइक IIM काशीपुर को आपका जैसे फीड एक पूरा अलग से इंक्यूबेशन प्रोग्राम आपने बना रखा है जिससे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स और आसपास के लोगों को भी इतना सपोर्ट दिया आपने। तो आई थिंक उसकी वजह से भी काफ़ी बदलाव आया है, और IIM काशीपुर इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल। ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स के इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एग्जैक्टली। बहुत बार एज प्रोफेसर्स हम पे इल्जाम लगता है कि प्रोफेसर क्या सिखाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप, बट जैसा कि आप जैसे स्टार्टअप्स ने, स्टूडेंट्स ने प्रूव किया है कि हमने कुछ वैल्यू ऐड किया है आपकी लाइफ में। स्विमिंग पूल में ही भले ही आपको स्विमिंग सिखाई हो, उसके बाद तो ओशन में खुद ही तैरना है। करेक्ट। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो कोई किसी को सिखा तो नहीं सकता है, बट उसमें जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहते हैं वो जो प्रोफेसर्स रहते हैं वो अपनी एक्सपीरियंस की वजह से कुछ गैप फिल कर देते हैं। तो अगर मुझे फाइनेंस की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो मैं यहाँ पे कोई फाइनेंस का प्रोफेसर पकड़ के अपने मतलब की सारी चीजें समझ सकता हूँ, इनफैक्ट फाइनेंशियल मॉडल भी बनवा सकता हूँ, या मेरी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसका डिस्कशन मैं आपसे आके सीधा ही कर सकता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब आप इनिशियल आइडिया पे काम करते हो, आपकी जॉब भी नहीं है, ज्यादा पैसे भी नहीं है, तो अर्ली स्टेज फंडिंग कहाँ से आपने उठाई थी और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के लिए? तो मतलब फंडिंग के टर्म में कहें तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपका सर्वाइवल होना चाहिए, क्योंकि आप सर्वाइव कर रहे हैं तभी आप आइडिया पे काम कर पाएंगे। अब वो सर्वाइवल बढ़ाने के लिए कई बार आपको अपने खर्चे भी कम करने पड़ सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ सकती है, कई बार ऐसा भी रास्ता लेना पड़ता है कि आप पहले जॉब कर रहे हैं और उस सेविंग को अपने पास रख के थोड़े टाइम स्टार्टअप कर रहे हैं। कुछ लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज के थ्रू थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और उनको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको बाद में रिटर्न करेंगे या कुछ प्रीमियम के साथ रिटर्न करेंगे। तो शुरू वाली अप्रोच यहाँ तक की तो बहुत अलग अलग रह सकती है। इसके बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ जो इक्विटी फंडिंग आती है वो एंजल राउंड आता है। एंजल राउंड मिलना आपको किसी इंडिविजुअल को कन्विंस करना पड़ता है कि यार मेरे आइडिया में इतना पोटेंशियल है, और तुम अभी जहां भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उससे बेटर रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। शायद फाइनेंशियल रिटर्न बस उससे बेटर ना मिले, बट इस रिटर्न के साथ तुम सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट करोगे, जॉब भी क्रिएट करोगे। इसमें भी इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स का काफ़ी अच्छा रोल रहा है, और कई सारे इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स हैं जो आपको एंजल इन्वेस्टर से कनेक्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर अपने साथ पैसे के साथ साथ एक मेंटरशिप भी लेके आता है। तो अगर आपको आपके मतलब के आइडिया का या रेलेवेंट आइडिया का कोई ऐसा इन्वेस्टर मिल जाता है जो आपके आइडिया के रेलेवेंट काम कर रहा हो या किया हो उसने, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में दे जाता है जो आप कई बार पैसे दे के भी नहीं ले पाओगे, जो एक्सपर्टीज आती है उसके साथ। तो इसलिए अर्ली एंटरप्रेन्योर्स को एंजल इन्वेस्टर्स अच्छे रखने चाहिए, और इंक्यूबेशन सेंटर्स के पास एक नेटवर्क रहता है जिसके थ्रू वो ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं कई बार। और एंजल इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, एक्स एंटरप्रेन्योर हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, एनीवन who has a net worth of let's say 1 million and is willing to invest can be an angel investor. And then next stage आता है जो VCs हैं, तो सीड राउंड, सीरीज ए, सीरीज बी। That's right, पर वो तो बहुत बाद में आता है, पर इनिशियली फ्रेंड्स, फैमिलीज, फूल्स, yes, योर सैलरीज, इंक्यूबेशन सेंटर्स और एंजल्स। हमने भी आपको कुछ पैसे दिए थे ना RKV रफ्तार प्रोजेक्ट के अंदर? हाँ, सो आई थिंक जो मेरा फर्स्ट ग्रांट
सैंक्शन हुआ था इनफैक्ट बिफोर एनी ऑफ द अदर फंड, वो RKBY रफ्तार स्कीम फ्रॉम फीड IIM काशीपुर। सो वो अमाउंट 22 लाख रुपए का था। 22 लाख रुपए, हाँ, जो अर्ली स्टेज में बहुत सॉलिड अमाउंट होता है शायद। हाँ, और वो आई थिंक 3 पार्ट में आया था, सो 3 स्प्लिट में करके मिलता है। Awesome. Which also tells कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम कर ही रही है जो कर सकती है, बाकी तो दोस्तों आपको ही करना है। यस, हाँ, सो गवर्नमेंट ने स्पेशली अभी जितना सपोर्ट स्टार्टअप्स को किया है, फाइनेंशियल, स्ट्रेटेजिक और ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स चला के अलग अलग एक्सपोज के थ्रू, आई डोंट थिंक किसी भी कंट्री में किसी भी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स पे इतना पुश किया। करेक्ट, एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, मतलब गवर्नमेंट ने कभी किसी से इक्विटी के फॉर्म में या मोनेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी चार्ज नहीं किया। As somebody teaching entrepreneurship, मैं भी क्लास में कहता हूँ कि अगर अब नहीं तो कब, हर फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कमरे हम दे रहे हैं, सेक्रेटरियल सपोर्ट दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, एसी लगा है, चाय पी लो, यस, और फिर साथ में ग्रांट भी दे रहे हैं। What else? सो स्टार्स आर राइटली अलाइंड नाउ, और मैं तो हमेशा फिंगर क्रॉस्ड ही रखता हूँ कि ये कब तक चले, जितना लंबा चल पाए उतना अच्छा है। गवर्नमेंट जब तक अपना सपोर्ट एक बार एक सॉलिड नंबर बन जाए, बट ये गोल्डन पीरियड है, मतलब इसके बाद ये इंडिविजुअल हर रिसोर्स के लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, और तब बहुत मुश्किल होगा स्टार्टअप कर पाना अगर आपने तब तक कुछ नहीं किया है। राइट, दिस इज द टाइम। ऑसम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई फाइनल वर्ड्स आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाहोगे? कोई फाइनल लेसन, पार्टिंग लेसन? मैं तो यही कहूँगा कि यार आपको कई बार नॉलेज आधी अधूरी रहती है, कई बार बिल्कुल भी नहीं रहती, बट आपको किसी को ढूंढना रहता है अपनी सफलता के लिए। तो मैंने तो अपने सफल होने के लिए सफल सर को चुन लिया, आप अपना सफल सर ढूंढ लीजिए, वो आपके आसपास भी हो सकता है। अगर तब भी ना मिले तो इनका ईमेल ID या वेबसाइट के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगे। यू शुड रीच आउट टू हिम, बट प्लीज़ फाइंड अ मेंटर फॉर योरसेल्फ। मेंटर बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और वो काफ़ी चीज़ों में आपकी हेल्प कर देगा। अगर आपको ये कन्वर्सेशन अच्छी लगी हो और अगर आप जो हो रही है वो सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक से और अपने चैनल में भी शेयर करें और अपने नेटवर्क में शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। Well, thank you so much, निखिल। Very, very beautiful talking to you. Guys, सपने देखने का हक आपको है, एक कदम आगे बढ़ाइए, और बहुत सारे रिसोर्सेज आपके लिए रेडी हैं। निखिल ने बहुत क्लियर गाइडेंस दी है कि कैसे आप अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकते हैं। कुछ एक आइडिया के पे काम करना है, और बहुत सारा इकोसिस्टम आपके साथ जुड़ जाएगा। आगे बढ़िए और कुछ बड़ा बनाइए। बेस्ट विशेस।